हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम हंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि स्टोन एज को स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 2 हिंदी में बोलेंगे प्रस्तर युग यानी कि पत्थर युग। पत्थरों के औजारों के बारे में हमें इससे जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके 2 पार्ट हम करने वाले हैं इस चैप्टर के। आज हम पार्ट 1 करेंगे जिसके अंदर हम इसके जैसे भाई इसका उद्घाटन किसने किया या फिर इसके फादर कौन कहलाते हैं, जनक कौन कहलाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज स्टोन एज हम करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि पिछले चैप्टर की तरह आप अच्छे से इसको समझेंगे, लिखेंगे और पहले की तरह ही अच्छा सहयोग देंगे। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखिए भाई, आज हम प्रस्तर युग के बारे में जानते हैं। आपको सभी को पता है पिछले चैप्टर में हमने बिल्कुल नींव से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के आदिम लोगों के बारे में हमने जाना था। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। लेकिन सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कि ये जानने की कि इतिहास क्या है। इतिहास हम किसे कहते हैं? इतिहास, काल्पनिक इतिहास भी बहुत है, ठीक है, लेकिन हम रियल इतिहास उसी को मानते हैं जो हमें लिखित विवरण से लिखित रूप से मिलता है। लिखित विवरण हमें मिलता है, हम उसी को हम अपना रियल इतिहास माने जाता है। लेकिन आप सभी को पता है मानव प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जो हमें लिखित रूप में मिलता है। आप सभी को, आप ये सभी परिचित हो इस चीज़ से। लेकिन आप सभी जानते हैं लिखना सीखने से पहले भी इस धरती पर जो लोग हैं वो लाखों साल से रह चुका था, लाखों साल पहले रह चुका था। लेकिन उस इतिहास में उन आदिम लोगों के उस इतिहास का उन्होंने लिखा, मतलब उस घटनाक्रम को उन्होंने लिखा नहीं। क्योंकि आप सभी को पता है प्रागैतिहासिक लोग ना तो किसी लिपि का ज्ञान रखते थे, ना किसी अक्षर का ज्ञान रखते थे, लेकिन उनका इतिहास केवल उनकी गुफाओं में बनाए हुए चित्रों के आधार पर या उनके पत्थरों के औजारों के आधार पर उनका इतिहास लिखा गया। तो सभी परिचित हैं। देखिए, प्रस्तर युग के औजारों की खोज किसने की? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय एक अंग्रेज को जाता है। उस अंग्रेज का नाम है डॉक्टर प्राइम रोज। क्या नाम है? डॉक्टर प्राइम रोज। हम याद रखेंगे किसके लिए? जब इन्होंने प्रागैतिहासिक काल का उद्घाटन किया तो ये एक अंग्रेज थे, डॉक्टर प्राइम रोज। इनको पूरा का पूरा श्रेय जाता है। इन्होंने 1842 में 1842 एडी यानी कि ईस्वी में, ठीक है ना, कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी। ये प्रागैतिहासिक काल कौन सा बोल रहा हूं, आप सभी को समझ में आना चाहिए। ये वो काल था जब उस काल के आदिम लोगों को कुछ लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था, केवल और केवल उनके पत्थर के औजार थे अलग अलग तरीके के। तो इस आदमी ने क्या किया, डॉक्टर प्राइम रोज ने क्या किया कि चेन्नई या जो जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान में ऐसे पत्थरों के औजारों की खोज की। कब की? सबसे पहले 1842 में, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखिए, भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अवशेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में होती है। 1863 में एक और खोज हुई थी, हस्तकोष्ठ, ठीक है ना, हस्तकोठार बोलते हैं इसको, हम इंग्लिश में हैंड एक्स बोलते हैं, ठीक है ना, हैंड एक्स बोलते हैं। और कुल्हाड़ी भी इसको हम बोलते हैं आम भाषा में, कुल्हाड़ी, ठीक है ना। 1863 में इसकी खोज की गई। कहां पे? हमारे चेन्नई के समीप, ठीक है। किसने की? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये प्रागैतिहास का या पाषाण काल का जनक कहलाते हैं। कौन? रॉबर्ट ब्रूटफुस, ठीक है ना। इन्होंने 1863 में क्या किया था, लेटराइट मिट्टी जो होती है उसके जमाव में हस्तकुठार खोज निकाले थे। हस्तकुठार बोले तो पत्थर का एक छोटा सा एक औजार, ठीक है ना, एक साइड से नुकीला ऐसा ऐसा होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसा बना हुआ एक पत्थर, ठीक है ना,
ऐसा एक पत्थर होता है, उसका नाम, उसको बोलते हैं हस्त कुठार, ठीक है ना, हस्त कुठार, कुठार, ठीक है ना, हस्त कुठार यानी कि कुल्हाड़ी बोलते थे उस टाइम पे, तो वो खोजे थे भाई। रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही प्रागैतिहास या पाषाण काल का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी लाइन है। तो ये दो याद रखे भाई, स्थान याद रखे, चेन्नई के समीप पलवरम के कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त किए, कुछ ऐसे हस्तकुठार जैसे या फलके, ऐसे ऐसे औजार उन्होंने प्राप्त किए थे। तो दो ये याद रखेंगे, उद्घाटित प्राइम रोज, एक तो ये नाम याद रखेंगे, दूसरा नाम याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन थे? अभी अभी मैंने बताया रॉबर्ट ब्रूस फुट इसके जनक माने जाते हैं, ये थे, ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक या पाषाण काल के जनक, द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये नाम है भाई इसका, ठीक है ना, मैंने लिख भी रखा है। तो ये याद रखेंगे, एक तो इसके जनक का नाम याद रखेंगे, उद्घाटन का श्रेय उस डॉक्टर प्राइमरोज नाम के एक अंग्रेज को जाता है पूरा का पूरा श्रेय। भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये क्या थे? अब इनकी अगर बारीकी से इनकी बेसिक बातें बताऊं तो ये 29 वर्ष के थे। क्या थे? 29 वर्ष के थे जब इन्होंने भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण को ज्वाइन किया था, ठीक है ना, भारतीय भू विज्ञान, ठीक है ना, भू विज्ञान सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़ गए थे 29 वर्ष के उम्र के। इसके जन्म, इनका जन्म कब हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो इनका जन्म हुआ था 1834 में, ठीक है। ये उस टाइम पर इंग्लैंड में जन्मे थे भाई, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु अगर पूछ ली जाए तो 1912 में, 1912 ईस्वी में कोलकाता में इनका निधन हुआ, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती है इसका, क्योंकि ये जनक है इसलिए मैंने इसके बारीकी चीजें बताई हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट को पाषाण काल का जनक बोला जाता है, प्रागैतिहास का जनक बोला जाता है। इनकी जो जन्म हुआ था इनका, वो हुआ था 1834 में, 1834 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड के थे ये भाई। और फिर 29 वर्ष के थे तब इन्होंने भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण को ज्वाइन किया। और फिर 1863 में इन्होंने चेन्नई, बोल लो या मद्रास पहले का नाम, ठीक है, मद्रास में, मद्रास के निकट हस्तकुठार जैसे अनेक पत्थर के औजार खोज निकाले थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु भी हमारे भारत में ही हुई। इनका निधन 1912 में, ठीक है ना, 1912 में कोलकाता में इनका निधन हुआ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये थे भाई, मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, पूरा पाषाण, ठीक है ना, पेलोलिथिक आखेट या खाद्य संग्रहक। जो ये पूरा पाषाण के लोग थे, वो पूरा पाषाण के लोग कैसे थे? वो एक तो शिकार पर निर्भर थे भाई, वो आदिम मानव शिकार करते थे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे अनाज या जो खाद्य संग्रहक थे, मतलब जो फूड थे उसके कलेक्ट करते थे, फूड कलेक्टर थे भाई ये, ठीक है ना। आखेटक क्या होता है? आखेटक होता है हंटर, ठीक है ना, हंटर, हंटर, हंटर मीन्स शिकारी, ठीक है ना, शिकारी थे भाई ये, शिकार पर निर्भर करते थे, ठीक है ये लोग। अब ये मानते हैं आप सभी को पता है कि ये पृथ्वी बहुत पुरानी है, पृथ्वी लगभग 400 करोड़, ठीक है, 400 करोड़ साल पहले की पुरानी है, ठीक है। लेकिन इसकी जो परत है, इसकी परत के विकास के 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। अब बोला जाता है वो अलग अलग है भाई, 50 लाख वर्ष पहले का भी है, वो एक अंदाजा लगाया गया है, उसके पुख्ता या कोई ऐसे पक्की चीज, पक्के वो नहीं है सबूत, ठीक है, कि इतने साल पुरानी है या है। लगभग 400 वर्ष करोड़ पुरानी हमारी ये धरती मानी जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती है।
चौथी अवस्था चतुर्थ की, ठीक है ना, कहलाती है, जिसके दो भाग हैं। इसके कार्टनरी के दो भाग हैं भाई। पहला भाग है अतिनूतन, ठीक है ना, प्लाइस्टोसिन, प्लाइस्टोसिन और अगतन, होलोसिन, ठीक है ना, ये दो पार्ट हैं। पहला दूसरे के पूर्व 20 लाख और 10,000 वर्ष के बीच था। तो ये आंकड़ा है। आप सभी को पता है कि बीसी जो होती है, मतलब हिंदी में मैंने आपको समझाया था ईसा पूर्व, जो ईसा पूर्व है। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले डेट कैसे चलती थी? उल्टी चलती थी। जैसे अब सीरीज वाइज चल रही है, जैसे 2022 है, आगे 2023 आएगा, फिर 24, 25, 26 ऐसे। और जब ईसा मसीह से पहले, जब कई डेट के आगे हम बीसी देखते हैं, तब डेट कैसे चलती थी? ठीक इसकी उल्टी चलती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 है, 1000 ईसा पूर्व है, तो आने वाली साल क्या होगी? मतलब 999, ठीक है, उल्टी, मतलब 2022 के बाद क्या आएगी? 2021, फिर 20, 19, 18, 17, 16, यानी कि उल्टी चलती थी, ठीक है। तो ये एक आंकड़े हैं भाई, पहला दूसरे के, ये परतों की बात हो रही है। पहला दूसरे से पूर्व 20 लाख और 10,000 वर्ष के बीच का था, और दूसरा आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व पहले शुरू हुआ, ठीक है। ये आंकड़ा आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि मानव धरती पर प्लाइस्टोसिन, मतलब इस परत, ठीक है ना, चतुर्थ जो चौथी परत है हमारी, चौथी परत के जो भाग हैं दो, वो पहला जो भाग है प्लाइस्टोसिन, ठीक है ना, प्लाइस्टोसिन, इसके शुरुआत से है, आरंभ में पैदा हुआ, और इसी समय असली गाय या हाथी या घोड़ा उत्पन्न हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेट्स, प्राइमेट्स होते हैं नरवानर, ठीक है ना, नरवानर या वो स्तनधारी जानवर आते हैं, जिनसे माना जाता है कि आज का आधुनिक मानव का विकास इन्हीं से हुआ है, प्राइमेट से ही हुआ है, नरवानरों से हुआ है, या नर मानुस हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्राइमेट्स को? प्राइमेट्स, प्राइमेट्स क्या है? इसका अर्थ होता है नर मानुस, ठीक है ना, नर मानुस, ये इसका अर्थ होता है। तो ये कई विद्वान ऐसा मानते हैं। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और पृथ्वी पर ही रहने लगे, ऐसा ये कई विद्वानों का मानना है। बहुत ही बेसिक चीजें थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब प्राइमेट्स की बात हो रही थी तो मैं आपको समझा देता हूं। एक क्वेश्चन आ जाता है, काफी सारे बच्चे नहीं समझते हैं। प्राइमेट्स ये थे भाई, ठीक है ना, जिसमें प्राइमेट्स क्या है? प्राइमेट्स इसके अंदर जैसे बंदरों को लिया गया, लंगूरों को लिया गया, ठीक है ना, या जो वन मानुस होते हैं, ठीक है ना, वन मानस होते हैं, उनको लिया गया, और अन्य वे सभी स्तनधारी जानवर इसमें शामिल किए गए। जानवर इसमें शामिल किए गए, ठीक है ना, ये प्राइमेट्स है। माना जाता है कि आज से 80 लाख पहले, 80 लाख वर्ष पहले, 80 लाख वर्ष पहले ये प्राइमेट्स कहाँ रहते थे? अफ्रीका में रहते थे। कहाँ रहते थे? अफ्रीका में रहते थे। माना जाता है आज से 80 लाख वर्ष पहले ऐसे प्राइमेट्स जिनसे मनुष्य, आज का मनुष्य का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है, वो पहले कहाँ रहते थे? अफ्रीका में पाए जाते थे। तो ये याद रखेंगे। मेरे ख्याल से प्राइमेट्स आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमेट्स वो जानवर हैं जिनसे माना जाता है कि आज हम बने हैं, ठीक है ना। 80 लाख साल पहले ये प्राइमेट्स कहाँ रहते थे? ये प्राइमेट्स अफ्रीका में रहते थे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये सभी हैं भाई, ये जितने भी जानवर हैं, इन्हीं को हमारे पूर्वज माना जाता है कई विद्वानों के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आदि मानव के जीवाश्म, अब
जो फॉसिल्स हैं, ठीक है ना, जीवाश्म हैं आदि मानवों के, वो हमारे भारत में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, हमारे भारत से नहीं मिले हैं। आदि मानव के जीवाश्म फॉसिल भारत में नहीं मिले। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्त ग्लेशियंस काल के हिम जो युग है, ठीक है ना, हिम युग क्या थे, करोड़ों साल पहले। जैसे अटलांटिक में एक ही मौसम रहता है सदैव, हमेशा बर्फ ही रहती है, एक जैसा ही वातावरण रहता है वहाँ पर, वैसे ही पूरी धरती पर रहता था। कभी हिम युग में ऐसा बोला जाता है, लंबे टाइम तक एक जैसा टेम्परेचर, ठीक है ना, एक जैसा टेम्परेचर रहना, उसको हिम युग। जैसे पहले बहुत सारी बर्फबारी होती होगी, उस टाइम पर लोग रहते थे, ठीक है ना, कुछ संकेत मिलते हैं। और कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले भविष्य में भी ऐसे युग आ सकते हैं, लंबे लंबे टाइम तक एक जैसा ही वातावरण रहना, एक जैसा ही टेम्परेचर रहना, ठीक है ना। ग्लेशियस काल के बताए जाने वाले संग्रह से मिले पत्थर के औजारों से मिलता है, ठीक है ना, जिस काल को लगभग 2.5 लाख, ठीक है ना, 2.5 लाख 2,50,000 ईसा पूर्व ये डेट है भाई, रखा जा सकता है, इतना पुराना काल है, देख लीजिए। लेकिन हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान, हाल ही में हमारे भारत के महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर, ठीक है ना, बोरी नामक स्थान जिन तथ्यों के रिपोर्ट से मिली है उनके अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले 14 लाख वर्ष पूर्व रखी जा सकती है। यानी कि इसके ऊपर कोई पुख्ता सबूत हमें नहीं मिलते हैं, ये केवल और केवल काल्पनिक है। और अपने आप से मतलब विद्वान अपने अपने अलग अलग जो विद्वान है, वैज्ञानिक हैं, वो अपने मत रखते हैं, ठीक है। भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। अब ये क्या है, मतलब रफ टफ, ठीक है ना, रफ टफ औजार, ये अपरिष्कृत मतलब बिल्कुल घिसे हुए या बिना कोई धार के, बिना कोई पॉलिश के ऐसे पत्थरों के औजार इस्तेमाल करते थे। कहाँ पर, भारत में आदि मानव, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे पत्थर जैसे ये है। अब जो मैं हस्त कुठार बोल रहा था ये है वो, ठीक है ना, हैंड एक्स क्या है, ये है। ऐसे इनकी खोज की थी 1863 में। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इनकी कहाँ पर, चेन्नई के समीप इन्हीं की खोज की थी। तो ये ऐसे दिखते हैं भाई, ऐसी ये रफ टफ जो औजार आप पत्थर के देख रहे हैं, वो औजार कहाँ पर, भारत में आदि मानव क्या करते थे, इस्तेमाल में लेकर के आते थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी, ठीक है। और ये ऐसे जो है ना, ये आप जानना चाहोगे कि भारत में ये कहाँ मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे भारत में मिलते हैं, पूरे भारत में इनको देखा जाता है, ठीक है। मिलते हैं भाई केवल और केवल गंगा, यमुना और सिंधु नदी, ठीक है ना, गंगा, यमुना और सिंधु नदी के और इनके कच्छारी भागों को छोड़कर पूरे भारत में पाए जाते हैं, पूरे भारत में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में आदि मानव ऐसे अनगढ़ मतलब रफ टफ पत्थरों के औजार इस्तेमाल करते थे और ये पूरे भारत में पाए जाते हैं, केवल गंगा, यमुना और सिंधु नदी के और उनके कच्छारी भागों को छोड़कर पूरे भारत में ये पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको ध्यान रहेगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी, ये बेलन घाटी क्या है, ठीक है ना, बेलन घाटी जहां पशुओं के अवशेष मिले, जहां हमें क्या मिले, पशुओं के अवशेष मिले। और उन अवशेषों से हमें पता चलता है कि वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ठीक है ना, आदि मवेशी पालते थे। फिर भी पूरा पाषाण युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। तो आज का पहला जो पार्ट बना है वो इसी के आधार पर है, यही चीज मैं बताना चाहता था। एक तो पत्थरों के औजारों के बारे में मैंने आपको बताया, दूसरा बताया कि पशुओं के भी हमें क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। जहां जैसे उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, अगर उत्तर प्रदेश से आप देखने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है बेलन घाटी कहाँ है,
और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मवेशी भी पालते थे, लेकिन उसके साथ साथ वे शिकार और खाद्य संग्रह पर भी निर्भर था उस टाइम का आदिम मानव। भारत की पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन काल या हिम युग में हुआ। हिम युग मैंने बताया था, ठीक है, जैसे कि वही लंबे टाइम तक एक ही जैसा टेम्परेचर रहना, और विद्वानों का मानना कि भविष्य में भी ऐसा हो सकता है भाई, ठीक है, पहले था। तो ये याद रखेंगे। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइनें थी जो अभी तक मैंने की है, वो आप लिख लें ताकि आपके भविष्य में होने वाले एग्जाम्स में आपको थोड़ी सी हेल्प रहे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही यूजफुल है। अगर एग्जाम में भी नहीं आती है तो बेसिक ऐसी नॉलेज हमें होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी है। पुरापाषाण युग की अवस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं। भारत के पुरापाषाण, ठीक है ना, भारत के पुरापाषाण काल में जो इस्तेमाल किए गए पत्थरों के औजार, ठीक है, उनके स्वरूप या फिर बदलता हुआ वातावरण या बदलती हुई जो वो थी, अलग अलग काल हुए, अलग अलग जो खंड थे, ठीक है ना, बदलते हुए उनके स्वरूप देखे हमने, ठीक है, मोटे तौर पर पहली अवस्था, और उसको देखते हुए, ठीक है ना, उनको देखते हुए ये 3 भागों में बांट दिया गया। 3 भाग मैं आपको बता दूं, हालांकि उनके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, उनको देखते हुए उनके औजारों के फल स्वरूप, मतलब उनका स्वरूप भी तो हमें देखने को मिला कि कैसे कैसे औजार रखते थे वो, कैसे कैसे, जैसे मैंने कुल्हाड़ी का दिखाया, आज की कुल्हाड़ी और उस टाइम की कुल्हाड़ी आप देख सकते हैं, बस खाली एक छोटा सा पत्थर होता था, उसको आगे से थोड़ा सा नुकीला किया जाता था, बाकी रफ टफ औजार ही वो रखते थे। भारत में जो आदि मानव थे रफ टफ औजार ही यूज करते थे पत्थरों के, ठीक है ना। उनके स्वरूप को देखते हुए और बदलते हुए वातावरण को देखते हुए ये 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले था निम्न, ठीक है ना, सबसे पहले क्या नाम था, सबसे पहले का नाम था निम्न पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है ना। दूसरे का क्या नाम था, मध्य पाषाण काल। तीसरे का नाम था ऊपरी पाषाण काल, ठीक है ना, ऊपरी पाषाण काल। अब ये तीनों पार्ट हम आगे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर के। तो ये 3 भागों में बांट दिया गया। पहले का नाम था निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ऊपरी पाषाण काल। उसको देखते हुए मोटे तौर पर पहली अवस्था की जो अवस्था मानी जाती है वो 5 लाख ईसा पूर्व की मानी जाती है, के बीच की मानी जाती है, अथवा 50,000 ईसा पूर्व और 40,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं। पर 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पुराण, ठीक है ना, पुरापाषाण युग तथा ऊपरी पुरापाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। इसके मध्य और ऊपरी इन दोनों पुरापाषाण, ठीक है ना, पुरापाषाणों के हमें औजार मिलते हैं या प्रमाण मिलते हैं। अधिकांश आरंभिक पुरापाषाण युग हिम युग से गुजरा है, ऐसा माना जाता है भाई। क्योंकि किन से माना जाता है? क्योंकि उनके ऐसे औजारों से पता चलता है, गोल पत्थरों से बने हुए, ठीक है ना, गोल पत्थरों के बने हुए गोलेदार औजारों से पता लगता है कि ये जो युग था वो हिम युग से गुजरा, ठीक है ना, आरंभिक पुरापाषाण हिम युग से गुजरा है। इसका लक्षण है जैसे ये कुल्हाड़ी है, अष्टकुठार हो गया, जिसके बारे में मैंने बताया था, विदारणी हो गया, खंडक हो गया, चापर क्या होते हैं? चापर वो होते हैं जो नदी में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, जिनको हम पेबुल बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पेबुल बोलते हैं। पेबुल भी इनको बोला जाता है। पेबुल होते छोटे छोटे पत्थर जो नदियों के किनारे घिसकर बिल्कुल चिकने हो जाते हैं और स्पाट हो जाते हैं, उनको चापर बोलते हैं भाई, ठीक है ना। और चापर का उपयोग करते थे। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं चापिंग होता है, जैसे चापिंग इन पेबुल से, मतलब जो ये मैंने बताए पेबुल्स होते, इनके द्वारा बनाए जाते थे। ये दोहरी धार वाले पत्थर के औजार थे, ठीक है ना, जो दोहरी धार वाले पत्थर के औजार थे उनको हम चापर बोलते हैं।
पैबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी के प्राप्त हुए। सोहन नदी पाकिस्तान, ठीक है ना, पंजाब पाकिस्तान ये सोहन नदी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ये सोहन नदी, ये सोहन जो नदी घाटी है ये कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है फिलहाल में, और यहाँ पर मिले हैं इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब स्थलों के बात करते हैं कि ये कौन कौन से स्थल हैं, कहाँ कहाँ पर हैं जहाँ पे हमें पूरा पाषाण के पत्थरों के औजार हमें प्राप्त होते हैं। तो ये 10-11 ये जो स्थल हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। सबसे पहला स्थल है पहलगाम, ठीक है ना, ये पहलगाम है, कहाँ पर है ये, कश्मीर में है, कश्मीर में है भाई ये, ठीक है ना। पहलगाम कहाँ पर है, कश्मीर में है, जहाँ पर हमें ऐसे पूरा पाषाणिक काल के पत्थरों के औजार हमें मिलते हैं। पोतवार पंजाब, ये पंजाब हमारे इंडिया वाला पंजाब नहीं है, ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है भाई। पाकिस्तान में जो पंजाब है ये पोतवार जगह का नाम है, जहाँ पर हमें बहुत सारे औजारों की संख्या मिली है। हथनौर है भाई, ठीक है ना, भीमबेटका है, आदमगढ़ है, ये कहाँ पर हैं, ये भाई मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, हमारे भारत के मध्य प्रदेश में ये तीनों स्थल हैं जहाँ पर हमें अलग अलग पूरा पाषाणिक काल के पत्थरों के औजार मिलते हैं। लोहदानाला है, लोहदालाना कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है भाई, यूपी के अंदर है, ठीक है ना। पलवरम और अतिरंपकम और गुडियान, ये तीनों कहाँ पर हैं, मद्रास में भाई, मद्रास पुराना नाम और अब का नाम क्या है, चेन्नई के समीप है भाई ये, ठीक है ना, चेन्नई के समीप है ये, ठीक है ना। और बाद में सबसे लास्ट आता है नेवासा व चिरकी, ये नेवासा और चिरकी कहाँ पर है, हमारे भारत के महाराष्ट्र राज्य में है भाई, महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र। तो ये कुछ स्थान थे जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है भाई, इनको ना तो हम बदल सकते, लेकिन आने वाली जो उत्खनन हो रहे हैं, मतलब अलग अलग वैज्ञानिक आधार पर उत्खनन या खुदाई हो रही है, हो सकता है और भी हमें पुरानी चीज़ें मिले, प्राचीन काल के स्रोत मिले, ठीक है, बहुत सारे जैसे इस पूरा पाषाण कालीन औजार मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल में यही स्थान है जो आपको याद रखने हैं जहाँ पर हमें पूरा पाषाण कालीन औजारों की मतलब सामग्रियाँ मिली है, ठीक है, औजार मिले हैं, पत्थरों के बहुत बड़े बड़े औजार मिले, छोटे छोटे औजार मिले हैं, रफ टफ औजार मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो आदिम लोग कैसे रहते थे, कैसे औजारों का इस्तेमाल करते थे, किन औजारों से शिकार करते थे, कैसे वो खाद्य संग्रह करते थे। तो ऐसे हमें इन स्थानों से इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो पहलगाम, पोतवार, हथनौर, भीमबेटका, आदमगढ़, लोहदानाला, पलवरम, अतिरंपकम, गुडियाम, नेवासा और चिरकी, अलग अलग राज्य मैंने आपको बता दी, ये सभी राज्य, कश्मीर, ये पाकिस्तान तो अलग कंट्री हो गई, इसके अंदर ये पोतवार आता है भाई, मध्य प्रदेश हैं, 3 स्थल हैं मध्य प्रदेश के, 1 स्थल है उत्तर प्रदेश का, और 3 स्थल और मद्रास चेन्नई के हैं, और नेवासा चिरकी है ये महाराष्ट्र में। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा और याद भी करेंगे आप। पुरा पाषाण युग की अवस्थाएं, मध्य पुरा पाषाण युग में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था, ठीक है ना। पत्थर की पपड़ी आप समझते हैं, बहुत ही तेज धार वाली होती है, और उसका इस्तेमाल वो एज ए औजार करते थे, वेपन करते थे, एज ए वेपन करते थे। ये पपड़ियाँ सारे भारत में पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, पूरे भारत में पाई जाती हैं। इनमें क्षेत्रीय भेद भी पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की ये पपड़ियाँ पाई जाती हैं। मुख्य औजार पपड़ियों से बने विविध प्रकार के फलक, बेधनी, छेनी, ठीक है ना, छेदनी नहीं, छेनी है ये, ठीक है ना, और खुरचनी, ये अलग अलग औजार हैं भाई, जो किसके बने हुए थे, पत्थर की पपड़ी से बने हुए थे। ये पूरे भारत में पाए जाते हैं। क्षेत्र के हिसाब से इनमें भेद भी पाया जाता है, मतलब अलग अलग तरह के
स्वरूप इनके देखने को मिलते हैं। सेकंड पॉइंट में देखिए मध्य पुरापाषाण स्थल, जिनके बारे में मैंने बताया था ना 3 भागों में बांट दिया, इसी पार्ट में हम करते हैं। मध्य पुरापाषाण स्थल जिस क्षेत्र में मिलते हैं मोटे तौर पर उसी क्षेत्र में आरंभिक पुरापाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। आरंभिक पुरापाषाण स्थल कौन से, जो अभी स्थल मैंने करवाए हैं उन्हीं में से, ठीक है ना। यहाँ हम एक प्रकार के सरल बटिकाश्रम उद्योग, पत्थर के गोले से बने वस्तुओं का निर्माण वो करते थे, और इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि वो काल, वो जो पुरापाषाण काल है वो कुछ हिम युग में भी बीता है, ठीक है ना। तो तृतीय हिमावर्तन के सीधे समकालीन में चलता है, ठीक है ना। भारत में फलकों और तक्षणियों, ब्लेड और ब्यूरिन्स, ठीक है ना, का इस्तेमाल देखा जाता है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में उनके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ऊपरी पुरापाषाणीय अवस्था में मानवों के उपयोग के लायक गुफाएं और शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 10 किलोमीटर भीमबेटका से मिले हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य थे, ठीक है ना, मिसलेनियस फैक्ट्स थे, वो मैंने ये लिख रखे हैं ताकि आपको हेल्प रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, और ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर, ठीक है। अब पार्ट ये था भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, और आप सेल्फ नोट्स इनके जितने बनाओगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। अगर ध्यान से आपने वीडियो देखी है तो आपको बार बार बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं है और नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया था, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और इसके रिटर्न नोट्स लेने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एग्जाम हंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें जो बच्चा अपने कंपटीशन की तैयारी करता है, हिस्ट्री का पोर्शन अच्छे से करना चाहता है। मैं बिल्कुल 100% दे रहा हूं कि मैं बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको करवाता रहूं। और हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटिकल साइंस या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बहुत सारे सब्जेक्टों के रिटर्न नोट्स हमसे ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।